अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, my name is Muhammad Asim Shkil and I am here to teach you physics class 10th। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर्स एंड लिटरेचर। आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10th सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर नंबर 10th सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन का फिनोमिना हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना मींस दैट मूवेबल पोजीशन में होना, हरकत में होना, हम उसको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है हमारे पास, मींस दैट हरकत में है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब हमारे पास फिर क्या हुआ, अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो हमारे पास टू एंड फ्रो होती है, हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज़ होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये जो हमने लफ्ज़ बोला है वाइब्रेटिंग बॉडी, इसका मतलब क्या है। वाइब्रेटिंग बॉडी हम ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो पोजीशन पर मूव करता है। तो 9th क्लास लेक्चर नंबर 1 में मैंने वाइब्रेटिंग बॉडी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसकी एग्जांपल को हम यूँ देख लेते हैं कि जैसे हम अगर सो रहे होते हैं तो हमने अक्सर अपना फ़ोन वाइब्रेशन मोड पर लगाया होता है। तो सोने के दौरान अगर हमें कॉल या मैसेज आ जाए तो हमारा मोबाइल जब मूव करता है उसकी पोजीशन तब टू एंड फ्रो मोड पर होती है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, तब उसकी जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन पर होती है। तो इस बॉडी को हम बोलते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी। और एन अदर एग्जांपल अगर हम इसको देख लें तो शीशा है हमारे पास, पार्क में चले जाएं, बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, शीशा पर बैठे होते हैं, तो वो हमारे पास शीशा और स्विंग की जो एग्जांपल है वो भी हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी की एग्जांपल है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि वाइब्रेटिंग बॉडी और इसकी एग्जांपल्स को हमने किस तरह पढ़ा, सीखा और समझा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ बॉडी इज़ सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव्स बैक और फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट। यहाँ पर मैंने दो लफ्ज़ इम्पोर्टेंट लफ्ज़ बोले हैं, बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि वाइब्रेटिंग बॉडी का जो हमारे पास फिनोमेना है, इसकी एग्जांपल तब ही हमारे पास एप्लीकेबल होती है जब इसकी मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। एग्जांपल हम इसकी स्टार्ट करते हैं, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने देखा होगा अक्सर कि ये जो पेंडुलम की मोशन होती है वो भी हमारे पास टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ वाली होती है, ठीक है। और स्विंग, ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब हम पार्क में जाते हैं वहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे होते हैं तो वो उसकी जो मोशन होती है एक ख़ास पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रही होती है टू एंड फ्रो मोशन के लिहाज से। तो ये मोशन भी हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल केस है वाइब्रेटिंग बॉडी का। क्या डेफिनेशन है इसकी, इट अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसमें एक अहम बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट मींस दैट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर मोशन अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। तो हम जितना ज़्यादा मोशन ऑब्जेक्ट पर मोशन लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मतलब अगर एक मेरे पास बॉल है तो उसको मैं आहिस्ता से दीवार पर फेंकूं तो वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर मैं उसकी मोशन अपने बाजू के लिहाज से ज़ोर से फेंकूं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यही बात करना चाह रहा है कि नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितनी फोर्स हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम मीन पोजीशन।
अगर एक बॉडी को मैं फोर्स लगाऊं तो वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वाइब्रेटिंग केस के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी डिस्प्लेसमेंट के, फिर वो ऑलवेज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने हाथ से स्ट्रेच करूं सिंपल पेंडुलम को एक राइट साइड की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट ए की तरफ मैं अगर उसको स्ट्रेच करूं, तो अगर उसको मैं छोड़ दूं तो वो डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा, वो जब दूसरी साइड पर ऑब्जेक्ट बी की तरफ पहुंच जाएगा तो वो वहां पर रुकेगा नहीं, वो वापस आएगा अपनी पोजीशन जहां पर वो पहले स्टेबल था, ज़ीरो। फिर वो वहाँ पर नहीं रुकेगा, फिर वो ए की तरफ आएगा, इसी तरह फिर वो ज़ीरो पर जाएगा, बी की तरफ जाएगा, फिर वो ज़ीरो पर आएगा, ए की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी मोशन तब तक कंटिन्यूसली स्टार्ट होती रहती है जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर स्टेबल नहीं हो जाता। तो इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि वाइब्रेटिंग बॉडी हमने पहले डिस्कस किया, उसका मतलब क्या है, फिर उसकी एग्जांपल्स, और नेक्स्ट हमने 10.1 आर्टिकल स्टार्ट किया सिंपल हार्मोनिक मोशन, जस्ट उसकी डेफिनेशन स्टार्ट की और उसको हमने सीखा, समझा, पढ़ा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंडीशंस। नाउ स्टार्ट करते हैं हम कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फर्स्ट हमारे पास है पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन्स दैट कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम जितनी ज़्यादा फोर्स एप्लीकेबल करें तो वो उतना ही ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके डिस्प्लेसमेंट पर मुनहसर होगा। ये बात तो हमें पता चल गई। फिर वो कह रहा है कि अगर जितनी भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पर, उसके अंदर उतना ही हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर मैं एक बॉल को आहिस्ता से किक करूं तो उसके अंदर स्लो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर वही बॉल को मैं ज़ोर से हिट करूं तो उसके अंदर उसकी पहली क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही वो कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगा किसी भी बॉडी का वो मस्ट बी डायरेक्टली रिलेट करेगा उसके डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब एक स्पेशल पॉइंट जो हमने पीछे डिस्कस किया, मीन पोजीशन के गिर्द वो जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा टू एंड फ्रो पोजीशन के लिहाज से। तो आई होप स्टूडेंट्स यह तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन्स दैट एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से तो होगा, लेकिन वो ऑलवेज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन भी हमारे पास होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बताया कि अगर मैं स्विंग की एग्जांपल ले लूँ, वाइब्रेटिंग मोड अपना वो जो मोबाइल है हमारे पास उसकी एग्जांपल ले लूँ, किसी भी केस की एग्जांपल ले लूँ, सिंपल पेंडुलम की ले लूँ, तो वो एक ख़ास पॉइंट मीन पोजीशन के गिर्द रोटेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन पर मूव करेगा। तो वो ऑलवेज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। मतलब अगर मैं सिंपल पेंडुलम को ऑब्जेक्ट ए की तरफ मूव करवाऊं तो वो वहाँ पर रुकेगा नहीं, जब उसको मैं रिलीज़ कर दूंगा वो अपनी जहाँ पर पहले स्टेबल पोजीशन थी वहाँ पर आएगा, फिर वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बी की तरफ मूव कर जाएगा, पॉइंट बी की तरफ, फिर वो वापस आएगा, फिर ज़ीरो पर आएगा, फिर वो ए पर जाएगा, फिर ज़ीरो पर आएगा, फिर बी पर जाएगा। तो इसी तरह उसकी मोशन तब तक कंटिन्यूसली स्टार्ट होती रहती है जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर स्टेबल नहीं हो जाता। तो इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इसी सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि वो रुक नहीं जाता बल्कि वो ऑलवेज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि उसकी पहली हालत होती है स्टेबल पोजीशन। ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दो पॉइंट्स अच्छे से वाज़ह हो गए होंगे कि एक तो हमारे पास जितनी भी हम फोर्स एप्लीकेबल करें उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, और सेकंड में उसने बताया कि जितनी भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑलवेज़ टूवर्ड्स द मीन पोजीशन हमारे पास होगी।
तो थर्ड पॉइंट है इसका हमारे पास, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM एंड हैव इनर्शिया एंड रीस्टोरिंग फोर्स। मीन्स दैट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की होगी, उसमें उतना ही ज़्यादा एक्सेलेरेशन पैदा होगा। वही हमारे पास फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और उसी बॉडी में हमारे पास अपना क्या नाम है इनर्शिया भी होना चाहिए और रिस्टोरिंग फोर्स का फिनोमेना भी होनी चाहिए, तभी वो बॉडी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंडीशन तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ ए मैस अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। मीन्स दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैस जिसका मैस m होगा, वो स्प्रिंग के साथ अटैच तो होगा लेकिन उसका जो दूसरा एंड होगा वो किसी न किसी सपोर्ट एंड के साथ अटैच होगा। क्लियर? तो ये एंड इसका जो फिक्स होगा और दूसरी तरफ जो हमारे पास मैस होगा, तो हम ये कह देते हैं कि ये जो हमारे पास मैस होगा अब ये स्टिल मीन पोजीशन पर कायम है, मतलब कोई मोशन इस पर एप्लीकेबल नहीं है, ना ही हमने इसको टच किया और ना ही ये अब SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का फिनोमेना रिपीट कर रहा है। अभी हम इसको आगे देख लेते हैं। मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने मैस m का नाम दिया वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर कायम है, तो वो कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो उसका x जो होगा हमारे पास वो ज़ीरो होगा। x हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो एक बॉडी कवर कर दिया है जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का फिनोमेना रिपीट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं। मींस दैट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हमारे पास मैस m है वो स्टेबल पोजीशन पर है, तो उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो वो तब ज़ीरो हालत में होगा। मींस दैट उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो उसको अगर मैं स्ट्रेच करूं, मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं और उसको मैं लेकर जाऊं ऑब्जेक्ट A मतलब पोजीशन A की तरफ, तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। मींस दैट ज़ीरो पॉइंट जहाँ पर उसका पहले डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था उससे लेकर एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट A का नाम मैंने दिया है पॉइंट A का, तो वो जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको मैंने x का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया मैस पर, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ऑब्जेक्ट A जिसको मैंने पॉइंट A का नाम दिया वो उसकी तरफ मूव कर गया, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसको मैंने x का नाम दे दिया। तो अब इस प्रोसेस को अगर मैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं, तो हुक्स लॉ हमारे पास ये कहता है द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए बॉडी, मतलब जो हमारे पास स्प्रिंग होगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज़ इन लेंथ। मीन्स दैट F एक्सटर्नल जो होगी हमारे पास, F एक्सटर्नल वो डायरेक्टली रिलेट करेगी हमारे पास x। मीन्स दैट अगर मैं एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो वो डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगी लेकिन उसके साथ उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पहले जब मैस हमारे पास स्टेबल पोजीशन पर था, मींस दैट ज़ीरो पोजीशन पर था, तो उसकी लेंथ बिल्कुल कंप्रेस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको स्ट्रेच किया, पॉइंट A की तरफ मूव करवा दिया, तो उसके अंदर कंप्रेशन कम हो गई। ठीक है, तो ये आप ख़ुद ही देख लें कि मींस दैट उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई, कंप्रेशन कम हो गई। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है, तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करूं तो हमारे पास आएगा F एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू KX। K जो है हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास है क्या? तो इसके लिए मैटर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्प्रिंग किस किस्म का है। मींस दैट अगर हमारे पास स्प्रिंग हार्ड टाइप का हो तो वो ज़्यादा मूव करेगा, अगर हमारे पास स्प्रिंग सॉफ्ट टाइप का हो तो उस पर फोर्स ही कम अप्लाई होगी, तो मींस दैट वो डिस्प्लेसमेंट ही कम तय करेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हमने के का नाम दिया। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग इज़ द इंक्रीज़ इन लेंथ। मतलब रेशियो मैथमेटिक्स थोड़ी सी अप्लाई होगी कि ये रेशियो है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और इंक्रीज़ इन लेंथ, जिसको हमने एक्स का नाम दिया। तो ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, तो हमने उसका प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया तो वो वहाँ पर के आ गया। मतलब एफ़ इज़ इक्वल टू के एक्स। अब हम अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, जिसको हमने के का नाम दिया, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम के को एक साइड पर रखेंगे, तो एफ़ एक्सटर्नल पर डिवाइड हो जाएगा इंक्रीज़ इन लेंथ मतलब एक्स। तो फाइनल फॉर्म हमारे पास ये बनेगी के इज़ इक्वल टू एफ़ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एक्स। मीन्स दैट रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो होगा हमारे पास एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग पर होगी, और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एक्स है वो इंक्रीज़ इन लेंथ होगी हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आई होप ये तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मोशन ऑफ ए मास अटैच टू ए स्प्रिंग किस तरह से हमने इसको पढ़ा, सीखा, समझा। फिर इसके अंदर एक छोटी सी बात थी स्प्रिंग कांस्टेंट की, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं उसका यूनिट। यूनिट अब जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि के इज़ इक्वल टू फोर्स का यूनिट तो ऑब्वियसली हमारे पास न्यूटन होता है, और एक्स जो है हमारे पास डिस्टेंस, इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में, तो मीटर ऊपर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्म हमारे पास यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। सो अगेन मीन्स दैट अगर के की वैल्यू हमने लार्ज रखनी है तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो स्टफ़ होना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है जब स्टफ़ होने पर उसकी वैल्यू लार्ज होगी, तो के की वैल्यू स्मॉल तब होगी जब हम सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ कर रहे होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगेन हम डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास पहले मास जब वो ज़ीरो हालत में था, हमारे पास ज़ीरो मतलब ज़ीरो पोजीशन पर था, तो हमने उसको एक पॉइंट ए की तरफ मूव करवा दिया, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस मीन्स दैट जिसको हमने नाम दिया एक्स कवर कर लिया। अब वो वहाँ पर अपनी पोजीशन पर कायम नहीं रहेगा, उसके अंदर एक फ़ोर्स रीस्टोर हो गई जिसको हम रीस्टोरिंग फ़ोर्स का नाम देते हैं। ये आगे चल के हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रीस्टोरिंग फ़ोर्स और ये आपस में होती क्या है, और इसके अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या होता है। तो आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो जाते जाते हम नेक्स्ट आगे इसकी मज़ीद डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं जो हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखी। तो अब जब ज़ीरो पोजीशन से हमने पॉइंट ए की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया तो उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर लिया, तो अब उसके अंदर एक फ़ोर्स रीस्टोर होगी जिसको हम रीस्टोरिंग फ़ोर्स का नाम देते हैं। रीस्टोरिंग फ़ोर्स क्या होती है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये क्या होती है। तो रीस्टोरिंग फ़ोर्स का मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि ये जब पॉइंट ए की तरफ हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा देंगे तो वो बेटा वो वहाँ पर अपना स्टेबल नहीं होगा, वो वहाँ से मूव कर जाएगा अपनी ज़ीरो पोजीशन की तरफ और वो वहाँ पर भी जाके स्टेबल नहीं होगा, वो आगे पॉइंट बी की तरफ मूव कर जाएगा जिसको हम ये कह देते हैं कि हमने समझा था वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब टू एंड फ्रो। अब अगर टू की तरफ जाएगी तो वहाँ पर नहीं रुकेगी, वो फ्रो की जानब भी जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने वाइब्रेटिंग बॉडी वो अपना मोबाइल की एग्जांपल ली थी और स्विंग की एग्जांपल ली थी। तो जब ये पॉइंट बी की तरफ मूव कर जाएगा ये वहाँ पर भी नहीं रुकेगा, फिर ये मतलब ज़ीरो की तरफ आएगा, ए की तरफ, फिर ज़ीरो की तरफ, बी की तरफ। तो अनलेस तब तक कंटिन्यूसली स्टार्ट होता रहेगा जब तक ये अपनी स्टेबल पोजीशन पर ना आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक अच्छी सी बात ध्यान से याद रखनी है कि जब ये ज़ीरो से ए की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करेगा। मींस दैट इसका जो एक्स होगा जब इंक्रीज़ इन लेंथ हमारे पास हो रही होगी वो पॉजिटिव होगी। तो जब ये वापस ज़ीरो की तरफ जाएगा और ज़ीरो से फिर बी की तरफ जाएगा, फिर ज़ीरो की तरफ आएगा, तब इसकी ए से ज़ीरो की तरफ डायरेक्शन वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है, तो इसका डिस्टेंस भी फिर नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा। ये एक स्पेशल टाइप का ग्राफ होता है, इसको हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह मतलब एप्लीकेबल होता है। तो ये बेसिकली आपको डायग्राम समझाने का थोड़ा सा इस मकसद यही था कि आपको मतलब थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसका कंसेप्ट आपके ज़हन में थोड़ा बहुत मौजूद हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने वाइब्रेटिंग बॉडी को डिस्कस किया, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया, फिर उसकी एग्जांपल्स, फिर उसकी कंडीशंस, फिर उसकी एक टाइप थी हमारे पास जिसका हमने नेम दिया मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। फिर आगे उसको मतलब फर्दर डिस्कस किया उसकी एग्जांपल्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने उसके अंदर एक टर्म आई स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हमने के का नाम दिया। फिर हमने देखा कि वो उसकी वैल्यू लार्ज कब होती है, स्मॉल कब होती है। फिर हमने उसके यूनिट डिस्कस किए। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।